आज हम पहुंचे हैं इस्माइलाबाद के एक गांव सैनी माजरा में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोल प्लाजा फ्री कर रखा है। यहाँ सारे किसान धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ एक सरदार जी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मेरा जिला अम्बाड़ा, मैं हरियाणा से हूँ। क्योंकि खट्टर साहब कहते हैं हरियाणा में तो कोई एजिटेशन ही नहीं है, ये तो सब पंजाब वालों का है। खट्टर जी और मोदी जी देख लें कि ये टोल प्लाजा सैनी माजरा के पास है, 3 दिन से बंद है। जो हमारे लीडर चुन्नी साहब हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो वहाँ से संदेश भेजा था, उसके बाद ये 3 दिन के लिए बंद था और हम यहाँ 3 दिन से बैठे हैं। आज लास्ट का दिन था हमारा। तो कोई भी नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया वाला आज तक यहीं पहुँचा। आपके लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद है। आप हमारा ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये देखो मैडम, खट्टर साहब कहते हैं अम्बाड़ा में खट्टर साहब का घेराव किया गया था, आपको भी पता होगा। तो वहाँ पर हमारे 13 नौजवानों पर केस डाल दिए गए हैं। जब मीडिया ने खट्टर साहब से पूछा कि खट्टर साहब आपका काले झंडों से किसान आंदोलन में विरोध किया गया है, वो कहते हैं ये तो पंजाब के थे। तो फिर ये हरियाणा के लोगों पर केस क्यों बनाए? जब वो पंजाब के थे तो पंजाब के लोगों के ऊपर ही केस बनने चाहिए थे। हरियाणा के लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं है कि वो खट्टर साहब ने क्यों हरियाणा के लोगों के ऊपर केस बनाए। अब हम यहाँ पर देखो शांतिपूर्वक प्रकार से, आपने भी देख लिया होगा, धरने पर बैठे हैं। लंगर चल रहा है, सुबह से रात से दिन रात लंगर चल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एड का लंगर है, ये तो चाइना से पैसे आ रहे हैं। तो ये मोदी साहब आकर यहाँ एक घर घर में जाकर पूछें कि ये लंगर के पैसे, आटा, घी, दाल, दूध कहाँ से आता है? इसमें किसानों का योगदान है। वो आधा लीटर दूध सब डालते हैं, तभी यहाँ पर लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, खीर खाते हैं। ये मोदी साहब को भी पता होना चाहिए कि ये तो जन आंदोलन बन गया, ये अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा है। इसके अंदर गरीब, अमीर, दुकानदार, आड़ती, मजदूर, किसान, सभी वर्ग के लोग आ गए हैं। और ये काले 3 कानून बनाए हैं, अध्यादेश बनाए हैं, ये रातों रात इन्होंने बना दिए हैं, हमारे जिम्मेदारों के ऊपर थोप दिए। जबकि कोरोना काल चल रहा था, जून के इनमें मोदी साहब कभी तालियां कभी थालियां बजवाते थे और पिछले दरवाजे से इन्होंने 3 अध्यादेश जारी कर दिए। फिर इन्होंने देखा कि अध्यादेश से काम नहीं चलेगा, इन्होंने फिर इनको कानून का रूप दे दिया और वहाँ पर पार्लियामेंट में इन्होंने इसको ऐसे पास करवाया कि इन्होंने वोटिंग भी नहीं करवाई और ना ही कोई वहाँ पर डिबेट चली। फिर इन्होंने राज्यसभा में वहाँ पर कहते रहे, हमारे जो संसद थे वहाँ भेजे हुए, वो कहते थे कि इसके ऊपर वोटिंग करवाओ। तो जो वो बैठते थे अध्यक्ष साहब, उन्होंने कह दिया बाद में कि नहीं, वहाँ पर तो रिकॉर्डिंग चलती है जैसे आप चला रहे हैं। उन्होंने बाद में दिखाया कि हम कह रहे हैं इसके ऊपर वोटिंग करवाओ, परंतु गवर्नमेंट उससे साफ मुकर गई कि नहीं, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसके ऊपर वोटिंग हो। तो इन्होंने रातों रात कोरोना काल में ही, कौन सी मजबूरी थी गवर्नमेंट की, इन्होंने ये अध्यादेश जारी करके इनको कानून का अमली जामा पहना दिया है। देखो ये हमें धोखे में रखते हैं। ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ना एमएसपी कभी थी, ना है और ना इस तरह रहेगी। क्योंकि ये गवर्नमेंटें होती हैं, रोड पर पब्लिक के बीच में आती हैं और कह देती हैं कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। एसडीएम की ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं पर डीसी की ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं पर ये मंत्री होते हैं। मंत्री एमएलए की कोई पावर नहीं होती बिना कानून के कोई किसी को दे दे। जब गवर्नमेंट कोई पास करती है तभी कुछ जिम्मेदार को या किसी भी वर्ग को मिलता है, बिना कानून के कुछ भी किसी को नहीं मिलता। 2 साल पहले हमारे इसी एरिए में ओले पड़े थे और इन्होंने किसान बीमा भी किया था, किसान बीमे के पैसे भी कटे हैं, परंतु किसी भी जिम्मेदार को इन्होंने, जो उसमें मेरे पास कागजात पड़े हैं, जो गेहूं की फसल है उसका 28 से 29 हज़ार रुपये तक उसका बीमा देना होता है। जैसे मोटरसाइकिल गाड़ी का बीमा मिलता है, हमें क्यों नहीं मिला? की लिमिटें बनी हुई थी, उनको 6-6, 5-5 हज़ार सबको नहीं दिया, कुछ लोगों को मिल गए हैं। फिर सीएम खट्टर ने कह दिया कि भाई जिनके बीमे नहीं, चलो उनको भी दे देंगे। एक जिम्मेदार ने 10 एकड़ कणक लगाई, जीरी लगाई थी, वो जीरी के टाइम में पड़े थे, तो उन्होंने 5 एकड़ का कह दिया, क्योंकि 20 एकड़ वाले के 15 एकड़ का कौन देगा?
5 एकड़ के का भी वो कितने का 12,000, जबकि जीरी की फसल 15-18 हज़ार रुपये खर्चा आता है, इन्होंने 12-12 हज़ार देकर आंसू पहुँच दिए। वो भी सब जिम्मेदारों के नहीं आए हैं, उसमें कुछ ही जिम्मेदारों के आए हैं। तो फिर ये कहते हैं MSP कभी ये देखो, मैं आपके मीडिया से ये बात कहना चाहता हूँ, एक MSP है ये निकल गया है। ये कहते हैं कि 10 अक्टूबर से जीरी की खरीद शुरू होगी। भाई क्यों? जीरी तो 25 सितंबर को आ गई है, क्यों नहीं 25 सितंबर से होती है खरीद शुरू? जीरी तो भाई लास्ट नवंबर तक चलती है, क्यों नहीं उसकी खरीद लास्ट नवंबर तक? ये बीच में ही उसको बंद कर देते हैं। ये जिम्मेदारों को MSP दे रही हैं, धोखा कर रहे हैं। ये कोई MSP ना कभी रहा है, ना कभी है, ना होगा। अब हम इस बात पर अड़े हैं। हमारे गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रात भी इन्होंने संदेश भेजा है कि हम 29 तारीख को प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चुड़ूनी साहब से रात पूछा है कि भी ये सिर्फ 6% अनाज ही हमारा खरीदते हैं। 1 क्विंटल में से 6 किलो दाने या 100 क्विंटल में से 6 क्विंटल, बाकी अनाज है जो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट खरीदे, प्राइवेट सेक्टर खरीदे, उसको खरीदते हैं और फिर ये बड़े बड़े लोग अपने गोदाम भर लेते हैं। तो ये क्यों नहीं है? हमारे पूरे देश के जिम्मेदार हैं जितने भी हैं, चाहे कोई महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, बिहार से है, बंगाल से है। MSP जब ये डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है, वन इंडिया वन नेशन बनाना चाहता है, कि ये खेती वन नेशन में नहीं आती है, वन नेशन वन इंडिया में नहीं आती है, ये डिजिटल इंडिया में नहीं आती है। फिर गन्ने की है जो फसल होती है, जो कहते हैं कि हम इसको सांझी करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे। ये मीडिया का भी पता है, मीडिया भी सवाल भोले भाले किसानों से करते हैं। बाबा जी आप बताएं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे मत पूछो, वो तो भोले हैं, उन्होंने हल चलाया है, उनको इतना नॉलेज नहीं है। किसी पढ़े लिखे ये कहते हैं जुआन पढ़ा लिखा है। हमारे तो आज जिम्मेदार के लड़के वो जज भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जज बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं। तो ये उनसे पीछे, ये इकोनॉमिक्स तो पढ़ा हुआ नहीं है। जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो देश के वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर मार्शल हुए हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि खेती तो 200 साल पहले डॉक्टर मार्शल ने कह दी थी, ये डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। उसका मतलब ये होता है, शायद आपने मैडम जी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप भी इस बात को देख लें कि जब हम किसी भी सेक्टर में अपने सारे इनपुट लगा देंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनकम नहीं बढ़ेगी। आज जिम्मेदार ने खेत लेवल कर लिए हैं, पानी के फुहारे चला लिए हैं, पाइपलाइनें बिछा ली हैं, पेस्टिसाइड घेर लिया है, और उसमें जो भी जिस तरह की ये आज के जेनरिक दवाइयाँ आ रही हैं, दूसरी ये सारी दवाइयाँ भी डाल ली हैं। तो उसके बाद एक स्टेज आ जाती है कि अगर 1 एकड़ से 20 क्विंटल गेहूं पैदा हुई है तो उसके बाद उसकी उपज कुछ सालों के बाद घटनी शुरू हो जाती है। उसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये रूल अब हमारे पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। अब ज़मीन को ये कहते हैं खाद ना डालो, ये जो दूसरा मैन्योर बना रहे हैं ये कहते हैं वो देसी डालो, खाद डालो। तो उससे भी अब इनकम बढ़ने वाली नहीं है। इनकम का तो एक ही सोर्स रह गया है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। ये कहते हैं हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी है। वो कहाँ से कर दी है? वो जैसे पहली गवर्नमेंटें 50 या 60 या 100 रुपये बढ़ाती थी, ये भी वैसे ही बढ़ा रही हैं। कोई इन्होंने लागत वो मूल्य का पूरा गणना करके, जैसे वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मार्केट में लास्ट की वैल्यू का पता नहीं चलता है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी नहीं पता लगता है। ऊपर से जो जितनी भी कंपनियां हैं, मैं आपके माध्यम से ये बताता हूं कि उसके अंदर जो मार्केट कंट्रोल वाले होते हैं, जो प्राइस कंट्रोल वाले होते हैं, वो उनका रेट तय करते हैं। तय वो नहीं करते, वो कंपनी वाला कहता है कि मेरी इतनी लागत आई है इसके ऊपर 50 रुपये या 100 रुपये, उसके अंदर वो 40% एक्स्ट्रा रेट लिख सकता है। तो वो 40% जब वो बोलते हैं कि ये भाई किसके लिए है एक्स्ट्रा रेट, तो वो कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ये रिटेलर के लिए है, ये दुकानदार छोटे के लिए है। तो फिर वो भी मान जाते हैं कि हाँ भाई आप कहा कि आप 40% ज़्यादा लिख देते हैं। परंतु हमारा जिम्मेदारों की जो फसल होती है उसका रेट तो ये गवर्नमेंट तय करती है कि भाई आप इसको 1800 रुपये में, 1500 रुपये में बेच जाओ। तो हमारे साथ ये इतना अन्याय जब से देश आज़ाद हुआ है,
जब से ये चल रहा है और ये सारी पार्टियों वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो कहता है हम आ जाएंगे, वो कहता है हम आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने किया तो किसी ने कुछ नहीं है। वहाँ बैठते हैं और वहाँ सेंटर में बैठ के जो ये तो आम लोग कहते हैं कि एसी में बैठते हैं, ये वहाँ हीटरों वाले कमरों में बैठते हैं, वहाँ पर रेट तय करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री ही तय करता है कि भाई ये कह दो। वहाँ कोई मीटिंगें नहीं होती हैं बड़ी बड़ी, कोई तय नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री कहता है वही होता है। हमारे देश का ये एक वो बोलो कि दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। ये जिम्मेदारों की कमेटी बनाएं सेंटर में, उसको साथ में रखें और उनको साथ जिनसों के हमारियों के रेट तय करें। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्म में हमें गन्ने का रेट नहीं मिलता। जिम्मेदार ने बासमता उगाया है, बासमता उगाया वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आता है, गवर्नमेंट नहीं खरीदती है उसको। तो वो उसके बाद 6,000 हमारा बासमती का रेट था जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 4-5 साल पहले था ना जी 6,000 रुपये। वो आज हमारा 3,000 रुपये बिक रहा है। तो ये हमारी आमदनी दुगनी कर दी ना। देखो 6 से 3 आ गया, आमदनी हमारी दुगनी हो गई है। तो ये मोदी जी को अब तो हमारे चुड़ुन्नी साहब ने रात वो रवीश कुमार हैं जो एनडीटी के, तो वो पूछ रहे थे वहाँ पर उनके नुमाइंदे थे जो कि चुड़ुन्नी साहब एक सवाल का जवाब दो कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, आप वहाँ पर जाएंगे, क्या बात रखेंगे। चुड़ुन्नी साहब ने एक ही शब्द में जवाब दिया, यस और नो। अगर ये इसको कूनों को वापस लेंगे उसके बाद बात करेंगे हम। यस और नो का मतलब फिर उन्होंने कहा कि आप एमएसपी वो लिखत में देते हैं कि आप उससे नहीं, ये तो एक कदम है, एक बात है। अध्यादेश 3 है, कॉन्ट्रैक्टरी फार्म है, एपीएमसी है, उसके अंदर जो ये पराली जलाते हैं कभी 1 करोड़ रुपये जुर्माना। 1 करोड़ रुपया तो मेरे ख्याल का 5-4 जिम्मेदारों के खेत बेच दें जब होगा। तो 1 करोड़ कैसे लेंगे, क्या उसको जेल में रखेंगे। जेल में भी जिसके केस लग जाते हैं उनको जेल हो जाती है, उनको भी छोड़ना चाहिए। जब केस खत्म हो गया जेल काट ली, क्या ये जिम्मेदारों के लिए जेलें ही खाली करवाते हैं। तो उधर दिल्ली में अपना आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कह दिया थे जेलें बनवाते थे। हमारे पास से 9 स्टेडियम है जो दिल्ली के, अरविंद जी ने वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से फिर उस जिम्मेदारों की वो किया है समर्थन कि देखो मैं ये 3 अध्यादेश फाड़ रहा हूँ। वो भी पहले दिन ही क्यों नहीं पाड़े, जब ये दिख गया कि दिल्ली घेर ली है तब उसने मजबूरी में पाड़े हैं। वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पंजाब में इलेक्शन लड़ लेंगे, हरियाणा में लड़ लेंगे, दिल्ली में लड़ लिया, यूपी में लड़ेंगे, फिर हम खाएंगे। देखो ये तो रज लिए हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। तो ये आरएसएस की एक बहुत गलत नीतियाँ हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं। और मोदी जब एक देश बनाना चाहता है, एक रेट क्यों नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। औरंगजेब ने कहा था कि मैं इंडिया को मुस्लिम देश बनाऊंगा, परंतु वो बना नहीं सका। हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में शीश दिया उसके लिए जाकर, तब ये देश बचा है। हिंद की चादर बने हैं वो। आज उनके पोतों का शहीदी दिवस भी है। यहाँ लोग बड़ी शांति से लंगर चला रहे हैं, उनको समर्पित होकर ये लंगर चल रहे हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। अब वहाँ से आदेश आ गया है कि ये जो प्लाजा हमने बंद रखने हैं ये अनिश्चित काल के लिए बंद रखने हैं। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, यूपी, लगता राजस्थान। तो जब तक वहाँ से हमें कोई नया संदेश नहीं आता है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। यहाँ पर दिन रात हम रहेंगे, सर्दी कितनी भी हो। सर्दी का मुकाबला तो हम अपने खेतों में भी करते हैं, यहाँ कर लेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। सर्दी से तो किसान बना हुआ है। ये सर्दी की अगर परवाह अब भी कर लेगा, अब भी अगर ये वापस चला गया तो फिर देश का भाग्य परमात्मा ही जानता है कि देश का भाग्य क्या बनेगा। अगर जिम्मेदार की बात आज ना सुनेगी तो कभी नहीं सुनी जाएगी। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप ये हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। तो आप सबका हमारे साथ ये, आप यहाँ पर आज पहले दिन आए हैं 3 दिनों में, और कोई ना नेशनल मीडिया आया है ना सोशल मीडिया वाले आए हैं। जबकि ये पता नहीं क्या शहर में ही देखते हैं, क्या लोग शहर में ही रहते हैं। लोग तो हिंदुस्तान तो गाँव में बसता है। अब यहाँ से आगे भी प्लाजा है, आगे भी प्लाजा है। तो आप अब तो यहाँ प्लाजों पे जाओ और प्लाजों पर इनके विचार जिम्मेदारों भाइयों के हैं, उनको सुनो और उनको आगे गवर्नमेंट को बताओ कि हम एमएसपी को कानून बनाकर ही पीछे हटेंगे। ये राज चुड़ुन्नी साहब ने कह दिया है। चाहे अब तो हमारी दिल्ली से अर्थी ही जाएगी या हम कानून बनवा कर जाएंगे। धन्यवाद।
अभी अभी आपने सारी बात सुनी और देखा जा सकता है कि किस तरह ये इंसान कानूनी अपने जो भी टोल प्लाजा पर बैठे हुए, कहा जा रहा है 3 दिनों से ये है, 25 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और गुरनाम सिंह जी ने भी यही कहा है कि ये जब तक किसान आंदोलन चल रहा है तब तक ये टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेंगे, ऐसे ही धरनों पर हर एक इंसान बैठा रहेगा। आइए यहाँ और भी कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। हाँ जी, डरो ना जी, कोई गल नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ और भी कुछ हैं, उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं कि वो, हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा आगे आए और दिखाएं। हम पहुंचे हैं टोल प्लाजा पे, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मंजीत सिंह। हाँ जी, आप यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, की कुछ कहना चाहते हो? बोलो, क्या पूछना है? आज के विषय में क्या कहना आज के चाहते हो? विषय में, टोल प्लाजा जैसे आज का विषय आप लोगों को पता ही है। आज हमारे किसान की क्या हालत हाँ है। जी, पिछले लगातार पंजाब वाले 90 दिन से और हरियाणा वाले लगभग 1 महीना हो गया। आज हम क्यों ठंड में पड़े हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, हमारी औरतें, हमारे बच्चे और कितने शहीद हमारे भाई हो गए हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इससे बड़ा तानाशाह तक सरकार में नहीं आई कोई। गुरनाम सिंह चिड़ोनी जी ने जैसे कहा है, भाई ये टोल प्लाजा जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हो जाता ऐसे ही घेराव में रहेगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो क्या यहाँ पर देखा जा सकता है, भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब सरकार ने आपकी कोई भी मांग अभी तक नहीं मानी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, चाहे हमें टोल पे बैठना पड़े, चाहे दिल्ली जाके बैठना पड़े, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम ऐसे ही रोड पे रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी आपने यही सुना होगा कि ये इनका यही कहना है, जब तक सरकार अपने 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लेती तब तक ये यहीं पर धरना जमाए बैठे रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैमरामैन साहिल रीतू मन्नू के साथ।